नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य की सतरंगी दुनिया में। और हमारी आज की कहानी है 3.5 आने। और कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ढेरों कहानियों के लिए। तो आइए सुनते हैं कहानी 3.5 आने। मैंने कत्ल क्यों किया? एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे? यह एक लंबी दास्तान है। जब तक इसके तमाम अच्छे बुरे हालत से आपको आगाह न करूँगा, आपको कुछ पता न चलेगा। मगर इस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का विषय जुर्म और सज़ा है, इंसान और जेल है। चूँकि मैं जेल में रह चुका हूँ, इसलिए मेरी राय गलत नहीं हो सकती। मुझे मंटो साहब से पूरा इत्तेफाक है कि जेल अपराधी की गलती ठीक नहीं कर सकती, मगर यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वह किसी महफिल में 1000 बार सुनाया लतीफ़ा बयान कर रहा है, और यह हकीकत लतीफ़ा नहीं कि इस हकीकत को जानते हुए भी हजारों जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियाँ और इंसानियत को नंगा करने वाली बेड़ियाँ। मैं कानून का यह जेवर पहन चुका हूँ। यह कहकर रिजवी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हबसियों जैसे होंठ अजीब अंदाज में फड़के। उसकी छोटी छोटी नशीली आँखें, जो कातिल की आँखें लगती थीं, चमक उठीं। हम सब चौंक पड़े जब उसने यकायक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू किया था। वह हमारे करीब कुर्सी पर बैठा क्रीम मिली हुई कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने अपना परिचय कराया तो हमें वे तमाम घटनाएं याद आ गईं जो कत्ल की वारदात से जुड़ी थीं। वायदा माफ़ गवाह बनकर उसने बड़ी सफाई से अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचाई थी। वह उसी दिन रिहा होकर आया था। बड़े सुंदर और सभ्य ढंग से वह मुझसे बोला, माफ़ कीजिएगा मंटो साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो विषय है उस पर अपनी टूटी फूटी ज़बान में कुछ न कुछ ज़रूर कह सकता हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम सदीक रिजवी है। लुंडा बाजार में जो कत्ल हुआ था, मैं उससे जुड़ा था। मैंने उस कत्ल के बारे में सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब रिजवी ने अपना परिचय कराया तो मेरे दिमाग में खबरों की तमाम सुर्खियां उभर आईं। हमारे गुफ्तगू का विषय यह था कि क्या जेल अपराधी को ठीक कर सकती है। मैं खुद महसूस कर रहा था हम एक बासी रोटी खा रहे हैं। रिजवी ने जब यह कहा, यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है कि जैसे वह किसी महफिल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है, तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैंने यह समझा जैसे रिजवी ने मेरे ख्यालात को अपने शब्दों में कह दिया है। क्रीम मिली हुई कॉफ़ी ख़त्म करके रिजवी ने अपनी छोटी छोटी नशीली आँखों से मुझे देखा और बड़ी गंभीरता से कहा, मंटो साहब, आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है? सज़ा क्या है? मैंने इस विषय में बहुत गौर किया है। मैं समझता हूँ कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। ज़िंदगी की घटनाओं का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। मैं मनोविज्ञान का माहिर नहीं,
लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से खुद जुर्म नहीं किया जाता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। रिजवी ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है अपने अनुभव के आधार पर अर्ज़ किया है, वरना यह विषय बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है कि विक्टर ह्यूगो फ्रांस का एक मशहूर नावलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो, आप तो खैर जानते ही होंगे। जुर्म और सज़ा पर उसने काफ़ी लिखा है। मुझे उसकी एक रचना से कुछ वाक्य याद हैं। यह कहकर मुझसे बोला, मंटो साहब, शायद आप ही का तजुर्बा था। क्या था? वह सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जुर्म और गलत रास्तों की तरफ ले जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वह सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने जीने हैं। कुछ भी हो, यह सीढ़ी ज़रूर है, इसके जीने भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अनगिनत हैं। इनका गिनना ही सबसे बड़ी बात है। मंटो साहब, हुकूमतें जनगणना करती हैं, हुकूमतें आंकड़े इकट्ठे करती हैं, हुकूमतें हर किस्म की गणना करती हैं। इस सीढ़ी के जीनों की गणना क्यों नहीं करती? क्या यह उनका फ़र्ज नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन इस सीढ़ी के कितने जीने तय करके किया। हुकूमत ने मुझे वायदा माफ़ गवाह बना लिया, इसलिए कि कत्ल का सबूत उसके पास नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी किससे मांगूं? वे हालात जिन्होंने मुझे कत्ल करने पर मजबूर किया था अब मेरे नज़दीक नहीं हैं। उनमें और मुझ में 1 साल का फासला है। मैं इस फैसले से माफ़ी मांगूं या उन हालात से जो बहुत दूर खड़े मेरा मुंह चिढ़ा रहे हैं। हम सब रिजवी की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। वह देखने में पढ़ा लिखा नहीं लगता था, लेकिन उसकी गुफ्तगू से साबित हुआ कि वह पढ़ा लिखा और बात करने का सलीका जानता है। मैंने उससे कुछ कहा होता, लेकिन मैं चाहता था कि वह बातें करता जाए और मैं सुनता जाऊं। इसलिए मैं उसकी गुफ्तगू में बाधा न बना। उसके लिए एक नई कॉफ़ी आ गई थी। उसे बनाकर उसने चंद घूंट पिए और कहना शुरू किया, खुदा मालूम मैं क्या बकवास करता रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हर वक्त एक आदमी का ख्याल रहा है। उस आदमी का, उस भंगी का जो हमारे साथ जेल में था। उसको 3.5 आने चोरी करने पर 1 साल की सज़ा हुई थी। नसीर ने हैरत से पूछा, सिर्फ 3.5 आने चोरी करने पर? रिजवी ने ठंडा सा जवाब दिया, जी हाँ, सिर्फ 3.5 आने की चोरी पर, जो उसको नसीब न हुए क्योंकि वह पकड़ा गया। यह रकम खजाने में महफूज है और फग्गू भंगी गैर महफूज है, क्योंकि हो सकता है वह फिर पकड़ा जाए, क्योंकि हो सकता है उसका पेट फिर से मजबूर करे, क्योंकि हो सकता है कि उससे गंदगी साफ कराने वाले उसको तनख्वाह न दे सकें, क्योंकि हो सकता है उसको तनख्वाह देने वालों को अपनी तनख्वाह न मिले। यह हो सकता है। यह सिलसिला मंटो साहब अजीबो गरीब है। सच पूछिए तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। रिजवी से कत्ल भी हो सकता है। यह कहकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। नसीर ने उससे कहा,
आप फग्गू भंगी की बात कर रहे थे? रिजवी ने छिदरी मूंछों पर से कॉफ़ी रुमाल के साथ पूछी। जी हाँ, फग्गू भंगी चोर होने के बावजूद, यानी वह कानून की नज़रों में चोर था, हमारी नज़रों में पूरा ईमानदार था। खुदा की कसम, मैंने आज तक उस जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। 3.5 आने उसने ज़रूर चुराए थे। उसने साफ साफ अदालत में कह दिया था कि यह चोरी मैंने ज़रूर की है। मैं अपने हक में कोई गवाही पेश नहीं करना चाहता। मैं 2 दिन का भूखा था। मजबूरन मुझे करीम दर्जी की जेब में हाथ डालना पड़ा। उससे मुझे 5 रुपए लेने थे, 2 महीनों की तनख्वाह। उसका भी कोई कसूर न था, इसलिए कि उसके कई ग्राहकों ने उसकी सिलाई के पैसे मारे हुए थे। हुजूर, मैं पहले भी चोरियां कर चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने 10 रुपए एक मेम साहब के बटुए से निकाल लिए थे। मुझे 1 महीने की सज़ा हुई थी। फिर मैंने डिप्टी साहब के घर से चांदी का एक खिलौना चुराया था, इसलिए कि मेरे बच्चे को निमोनिया था और डॉक्टर बहुत फीस मांगता था। हुजूर, मैं आपसे झूठ नहीं कहता, मैं चोर हूँ। कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे चोरियाँ करनी पड़ी और हालात ही ऐसे थे कि मैं पकड़ा गया। मुझसे भी बड़े बड़े चोर मौजूद हैं, लेकिन वे अभी तक पकड़े नहीं गए। हुजूर, अब मेरा बच्चा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, लेकिन हुजूर, अफसोस है कि मेरा पेट है। यह भर जाए तो सारा झंझट ही ख़त्म हो जाए। हुजूर, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हुजूर ने उसको माफ़ नहीं किया और पक्का चोर समझकर उसको 1 साल कैद बामशक्कत सज़ा दे दी। रिजवी बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में बोल रहा था। उसमें कोई बनावट नहीं थी। ऐसा लगता था कि शब्द खुद ब खुद उसकी ज़बान पर आते और बहते चले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल खामोश था, सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। नसीर फिर उससे बोला, आप फग्गू की ईमानदारी की बात कर रहे थे? जी हाँ, रिजवी ने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई। मैं नहीं जानता कानून की निगाहों में ईमानदारी क्या चीज़ है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने बड़ी ईमानदारी से कत्ल किया था और मेरा ख्याल है कि फग्गू भंगी ने भी बड़ी ईमानदारी से 3.5 आने चुराए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ईमानदारी की सिर्फ अच्छी बातों से तुलना क्यों करते हैं। और सच पूछिए तो अब मैं यह सोचने लगा हूँ कि अच्छाई और बुराई है क्या। एक चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, मेरे लिए बुरी। एक सोसाइटी में एक चीज़ अच्छी समझी जाती है और दूसरे में बुरी। हमारे मुसलमानों में बगलों के बाल बढ़ाना गुनाह समझा जाता है, लेकिन सिख उससे अलग हैं। अगर यह बाल बढ़ाना वाकई गुनाह है तो खुदा उनको सज़ा क्यों नहीं देता? अगर कोई खुदा है तो मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए ये इंसानों के कानून तुम तोड़ दो, उनकी बनाई हुई जेलें ढा दो और आसमानों पर अपनी जेलें खुद बनाओ। खुद अपनी अदालत में उनको सज़ा दो, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम से कम खुदा तो हो। रिजवी की इस तकरीर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसकी सादगी ही असल में इस प्रभाव का कारण थी। वह बातें करता था तो यूँ लगता था जैसे हमसे नहीं बल्कि अपने आप से दिल ही दिल में गुफ्तगू कर रहा है। उसकी बीड़ी बुझ गई थी, शायद उसमें तंबाकू की गांठ अटकी हुई थी, इसलिए कि उसने 5-6 बार उसको सुलगाने की कोशिश की। जब न सुलगी तो फेंक दी और मुझसे बोला, मंटो साहब, फग्गू मुझे अपनी तमाम ज़िंदगी याद रहेगा
आपको बताऊंगा तो आप ज़रूर कहेंगे कि भावुकता है, लेकिन खुदा की कसम, भावुकता का इसमें कोई दखल नहीं। वह मेरा दोस्त नहीं था। नहीं, वह मेरा दोस्त था, क्योंकि उसने हर बार खुद को ऐसा ही साबित किया। रिजवी ने जेब में से दूसरी बीड़ी निकाली, मगर वह टूटी हुई थी। मैंने उसे सिगरेट पेश किया तो उसने कबूल कर लिया। शुक्रिया मंटो साहब। माफ़ कीजिएगा, मैंने इतनी बकवास की है, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि माशा अल्लाह आप। मैंने उसकी बात काटी। रिजवी साहब, मैं इस वक्त मंटो नहीं हूँ, सिर्फ सादत हसन हूँ। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा हूँ। रिजवी मुस्कुराया। उसकी छोटी छोटी नशीली आंखों में चमक पैदा हुई। आपकी बड़ी मेहरबानी है। फिर वह नसीर से बोला, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मैंने उससे कहा, आप फग्गू की ईमानदारी के बारे में कुछ कहना चाहते थे। जी हाँ। यह कहकर उसने मेरा पेश किया हुआ सिगरेट सुलगाया। मंटो साहब, कानून की नज़रों में वह आदमी चोर था। बीड़ियों के लिए उसने एक बार 8 आने चुराए थे। बड़ी मुश्किलों से दीवार फांद कर जब उसने भागने की कोशिश की थी तो उसके टखने की हड्डी टूट गई थी। करीब करीब 1 साल तक वह उसका इलाज कराता रहा था, मगर जब मेरे जैसे कसूर वाला मेरा दोस्त जर्जी 20 बीड़ियाँ उसकी मार्फत भेजता तो वे सब की सब पुलिस की नज़रें बचाकर मेरे हवाले कर देता। वायदा माफ गवाहों की बड़ी कड़ी निगरानी होती है, लेकिन जर्जी ने फग्गू को अपना दोस्त और हमराज बना लिया था। वह भंगी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खुशबूदार था। शुरू शुरू में जब वह जर्जी की बीड़ियाँ लेकर मेरे पास आया तो मैंने सोचा, इस हरामजादे चोर ने ज़रूर इसमें से कुछ गायब कर ली होंगी। मगर बाद में मुझे मालूम हुआ वह कतई तौर पर ईमानदार था। बीड़ी के लिए उसने 8 आने चुराते हुए अपने टखने की हड्डी तुड़वा ली थी, मगर यहाँ जेल में, जहाँ उसको तंबाकू कहीं से भी नहीं मिल सकता था, वह जर्जी की दी हुई बीड़ियाँ सारी की सारी मेरे हवाले कर देता था, जैसे वे अमानत हों। फिर वह कुछ देर हिचकिचाने के बाद मुझसे कहता, बाबूजी, एक बीड़ी तो दीजिए। और मैं उसको सिर्फ एक बीड़ी देता। इंसान भी कितना कमीना है। रिजवी ने कुछ इस अंदाज में अपना सिर झटका जैसे उसे खुद से नफरत है। जैसा मैं अर्ज कर चुका हूँ, मुझ पर बहुत कड़ी पाबंदियाँ लगी थी। वायदा माफ गवाहों के साथ ऐसा ही होता है। जर्जी, जबकि मेरे मुकाबले बहुत आज़ाद था, उसको रिश्वत दे दिलाकर बहुत सी सुविधाएं मिली हुई थी। कपड़े मिल जाते थे, साबुन मिल जाता था, बीड़ियाँ मिल जाती थी। जेल के अंदर रिश्वत देने के लिए रुपए भी मिल जाते थे। फग्गू भंगी की सज़ा खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए थे जब उसने आखिरी बार जर्जी की दी हुई 20 बीड़ियाँ मुझे लाकर दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वह जेल से निकलने पर खुश नहीं था। मैंने जब उसको मुबारकबाद दी तो उसने कहा, बाबूजी, मैं फिर यहाँ आ जाऊँगा। भूखे इंसान को चोरी करनी पड़ती ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक भूखे इंसान को खाना खाना ही पड़ता है। बाबूजी, आप बड़े अच्छे हैं, मुझे इतनी बीड़ियाँ देते हैं। खुदा करे आपके सारे दोस्त बरी हो जाएं। जर्जी बाबू आपको बहुत चाहते हैं। नसीर से यह सुनकर लगभग अपने आप से कहा, और आपको सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में सज़ा मिली थी। रिजवी ने गर्म कॉफ़ी का एक घूंट पीकर ठंडे अंदाज में कहा, जी हाँ, सिर्फ 3.5 आने चुराने के जुर्म में, और वे भी खजाने में जमा है। खुदा मालूम उनमें किसकी पेट की आग बुझेगी। रिजवी ने कॉफ़ी का एक और घूंट पिया और मुझसे बोला, हाँ मंटो साहब,
उसकी रिहाई में सिर्फ 1 दिन रह गया था। मुझे 10 रुपयों की बहुत ज़रूरत थी। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। ये रुपए एक सिलसिले में संतरी को रिश्वत के तौर पर देने थे। मैंने बड़ी मुश्किल से कागज़ पेंसिल लेकर जर्जी को एक खत लिखा था और पग्गू के द्वारा उसे उस तक भिजवाया था कि वह मुझे किसी न किसी तरह 10 रुपये भेज दे। पग्गू अनपढ़ था। शाम को वह मुझसे मिला। जर्जी का रुक्का उसने मुझे दिया। उसमें 10 रुपये का सुर्ख पाकिस्तानी नोट कैद था। मैंने रुक्का पढ़ा। यह लिखा था, रिजवी प्यारे दोस्त, 10 रुपये भेज तो रहा हूँ, मगर एक आदि चोर के हाथ। खुदा करे तुम्हें मिल जाए, क्योंकि यह कल ही जेल से रिहा होकर जा रहा है। मैंने यह पढ़ा तो फग्गू भंगी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसको 3.5 आने चुराने के जुर्म में 1 साल की सज़ा हुई थी। मैं सोचने लगा, अगर उसने 10 रुपये चुराए होते तो 3.5 आने के हर साल के हिसाब से उसको क्या सज़ा मिलती। यह कहकर रिजवी ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और रुखसत मांगे बगैर कॉफ़ी हाउस से बाहर चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।